लोगों को लूटती थी और वो पैसा गरीबों में बांट दिया जाता था। धीरे धीरे लोग उन्हें रॉबिन हुड से कंपेयर करने लगे। इसके अलावा गाड़ियों को रोककर डाका डालते, अपर कास्ट गांव और हवेलियां उजाड़ देते, कभी कभी लोगों का कत्ल या किडनैपिंग भी करते। लेकिन हर ऑपरेशन के पहले और बाद में फूलन के कहने पर पूरी गैंग किसी न किसी दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर पूजा जरूर किया करती थी। फिर एक दिन फूलन सीधा पुत्तीलाल के गाँव पहुँचती है, वही आदमी जिससे बचपन में फूलन देवी की शादी करवा दी गई थी और जो उसके साथ जबरदस्ती किया करता था। वहाँ जाकर फूलन ने उसे पूरे गाँव के सामने खूब मारा और जाते वक्त वहाँ एक नोट भी छोड़ा जिसमें लिखा था, अगर किसी ने किसी बच्ची से शादी करने की हिम्मत की तो फूलन उसे छोड़ेगी नहीं, उसे मार दिया जाएगा। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, एक वार्निंग थी उन सब के लिए जो छोटी बच्चियों से शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद करते थे। यहाँ एक बात आपको और बता दूं कि इस पूरी गैंग में जो ठाकुर थे उनको ऑब्वियसली अब विक्रम से दिक्कत हो ही रही थी। आपको पता चल चुका है क्यों। और इसी बीच पुरानी गैंग मतलब कि बाबू गुज्जर की गैंग के दो पुराने डाकू श्री राम सिंह और लाला राम सिंह जेल से बाहर आ जाते हैं। दोनों ही ठाकुर थे यानी कि अपर कास्ट के थे और दोनों ही जेल जाने से पहले बाबू गुज्जर की इसी गैंग के साथ काम किया करते थे। जेल से निकलते ही इन्हें दो बातों से प्रॉब्लम हो गई। पहली बात ये कि विक्रम मल्ला ने बाबू गुज्जर को मार दिया है और अब खुद गैंग का लीडर बन चुका है। और दूसरी जो इनके लिए और भी बड़ी बात थी वो ये कि विक्रम एक लो कास्ट का आदमी था। यह बात दोनों भाइयों को हजम ही नहीं हुई। उनके लिए कास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए दोनों भाइयों ने मिलकर विक्रम को खत्म करने का प्लान बनाया। और विक्रम की ही गैंग के कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए, यानी कि ठाकुर श्री राम सिंह और लाला राम सिंह के साथ जाकर मिल गए। आज दिन है विक्रम की मौत का, 13 अगस्त 1980। सब कुछ रोज के जैसा ही था और डेली की तरह विक्रम और फूलन रात को अपने कैंप में सोने के लिए चले गए। तभी एक गोली चलने की आवाज आई। उसी सेकंड विक्रम उठ के बैठ गया। पहले तो उन लोगों को लगा कि पुलिस ने उनकी गैंग को घेर लिया है। पुलिस से बचने के लिए फूलन और विक्रम अपनी राइफल्स ढूंढने लग गए, लेकिन बदकिस्मती से वो वहाँ थी ही नहीं। और यही वो मोमेंट था जब विक्रम को लग गया था कि ये एक ट्रैप है। अगले ही पल श्री राम और लाला राम कैंप में घुस गए और बिना किसी वार्निंग के सीधा विक्रम पे गोली चला दी और विक्रम वही फूलन की गोद में ही मर के गिर गया। श्री राम और लाला राम की सनक अभी भी पूरी नहीं हुई और उन्होंने फूलन को उठाने का ऑर्डर दे डाला। फूलन कुछ समझ पाती उससे पहले ही श्री राम के साथ वाले डाकुओं ने फूलन के हाथ पैर बांध दिए और उसको उठा के एक बोट में डाल दिया। ये बोट सीधा जाकर रुकी इस बहमई गाँव में। लोकेशन का ओवरव्यू आप ऐसे ले सकते हो कि यहाँ कहीं चंबल की किसी बीहड़ में से फूलन देवी को उठाया था और कुछ किलोमीटर दूर यहाँ बहमई गाँव में ले गए थे। रोने लगी तो डांटा कि रोती क्यों है, ये जो मैंने बताया अभी 50% है, 100% देखना चाहती है, ये देख। बहमई गांव में फूलन को एक ऐसी झोपड़ी में कैद करके रखा गया जहां सिर्फ अंधेरा था। इस अंधेरे में उसे 3 हफ्तों तक रखा गया। से ब्लाउज खोला, दिखाया, छाती में गड्ढे हुए थे जो मांस नोचा था ठाकुरों और रेप करते थे, लिटरली ऐसे मांस नोचा। हर रात इस झोपड़ी में कुछ ठाकुर लोग आते थे और 23वें दिन पर तो श्री राम और लाला राम ने सारी हदें पार कर दी। फूलन को जमीन पर घसीट के बाहर निकाला। आगे बढ़ने से पहले एक बार ध्यान से देख लो, बहमई गांव में फूलन को इस वाली झोपड़ी में रखा हुआ है और गांव के बीचों बीच है ये कुआं। श्री राम ने फूलन को इस कुएं से पानी लाने को बोला। पहले तो फूलन ने मना कर दिया, लेकिन उस स्थिति में उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। फूलन ने मटका हाथ में लिया और आगे बढ़ी। तभी श्री राम ने फूलन का वो ब्लैंकेट खींच लिया जिससे फूलन ने अपनी बॉडी को ढक रखा था। फूलन के शरीर पर उस समय सिर्फ वो ब्लैंकेट ही था। बहमई के आदमी फूलन को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। उन्होंने हूटिंग करना शुरू किया, घटिया कमेंट्स पास किए, उसे देख के हंसे और उस पर थूकना भी शुरू कर दिया। आई होप आप समझ पा रहे हो कि फूलन उस समय किस सिचुएशन से गुजर रही होगी। उसी शाम झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर फूलन की गैंग का एक बंदा, ये संतोष पंडित, श्री राम और लाला राम के बीहड़ जाने का इंतजार कर रहा है। उन लोगों के निकलते ही संतोष पंडित चुपचाप इस झोपड़ी में घुसा और एक बैलगाड़ी के पीछे फूलन को बिठा के वहाँ से ले गया। संतोष पंडित फूलन को विक्रम मल्ला के एक पुराने साथी मान सिंह के पास ले गया। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि फूलन को वहाँ से भगाने वाला असल में मान सिंह ही था, लेकिन इस बात की कंफर्म डिटेल नहीं मिली है। शुरू में फूलन ने एक मुस्लिम डकैत बाबा मुस्तकीन की गैंग ज्वाइन की, लेकिन फूलन को सिर्फ डकैत नहीं बनना था बल्कि उसे तो बदला लेना था और बदले के लिए उसके पास अपनी खुद की गैंग होनी जरूरी थी। आखिरकार मान सिंह के सपोर्ट से फूलन ने फिर से अपनी एक नई गैंग तैयार कर ली। 7 महीने तक अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके फूलन के सामने वो दिन आ ही गया जब वो अपने साथ हुए उन 3 हफ्तों के जुर्म का बदला ले सकती थी। बात है साल 1981 की और दिन है वैलेंटाइंस डे का। एक बार इस गाँव को फिर से देख लो, ये है बहमई गाँव और यही है वो कुआं। दिन के करीब 12 बजे फूलन की गैंग पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लेती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और सारे लोग अपने घरों में जाकर छुप गए। आज ये लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि श्री राम और लाला राम अपनी गैंग के साथ बहमई गांव में शादी अटेंड करने आए हैं। ध्यान से देखो तो फूलन उसी कुएं के प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, पुलिस की ड्रेस पहने और सर पर ये लाल कफन बांध के आई है। सबसे पहले उसने मेगाफोन पर चिल्ला के एब्यूजिव लैंग्वेज में गाँव वालों को श्री राम और लाला राम को उसके हवाले करने के लिए बोला। फूलन ने ऑर्डर दिया कि गाँव में जितने
जितने भी आदमी हैं सबको बाहर लेकर आओ, लेकिन महिलाओं और बच्चों को कोई कुछ नहीं करेगा। फूलन की गैंग यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। पहली तो वो जो गांव को घेर के खड़ी थी और पहरा दे रही थी, दूसरी घर घर में जाकर आदमियों को घसीट के बाहर लेकर आ रही थी, और तीसरी घरों से कीमती सामान और बर्तन चुरा रही थी। सारे आदमियों को बाहर लाया गया और एक एक करके सबसे श्री राम और लाला राम के बारे में पूछा गया। वहाँ मौजूद आदमियों में से 2 बंदे श्री राम और लाला राम की गैंग के ही निकले, बट श्री राम और लाला राम उस समय भैमई गांव में मौजूद ही नहीं थे। बाकी लोगों ने कसम खाई कि उन दिनों के बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आज फूलन देवी के सिर पर तो खून सवार था। उसने 22 बंदों को एक लाइन में खड़ा किया और फिर से पूछा कि श्री राम और लाला राम कहाँ है। जवाब ना मिलने पर सबको एक ही साथ गोली मरवा दी। टोटल 150 गोलियां चली और 22 के 22 लोगों की मौत हो गई। हालांकि एग्जैक्ट नंबर्स थोड़े अनक्लियर हैं। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि 20 लोग मरे और एक सर्वाइवर के मुताबिक 26 लोग लाइन में खड़े हुए थे। ये हत्याकांड इतना भयानक था कि सरकार ही हिल गई और उस टाइम उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वीपी सिंह ने तो इस पूरे हत्याकांड की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रेजिग्नेशन तक दे दिया था। फूलन के सिर पर 10,000 का इनाम रखा गया और यहीं से फूलन बैंडिट क्वीन के नाम से फेमस हो गई मीडिया की वजह से। अब फूलन देवी का नाम डाकुओं की दुनिया में सबसे बड़ा बन चुका था। इस कांड के बाद ठाकुर फूलन के और ज्यादा अगेंस्ट हो गए थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये बन गई थी कि कहीं ये पूरा मामला कास्ट वायलेंस में कन्वर्ट ना हो जाए। उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन गया था कि फूलन देवी को कैसे भी करके सरेंडर करवाना है। फूलन और उसकी गैंग लगातार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच घूमते रहते थे, इसलिए दोनों स्टेट्स की पुलिस ने फूलन से सरेंडर करवाने की प्लानिंग शुरू कर दी। दोनों राज्यों की सरकारें चाहती थी कि बिना किसी खून खराबे के फूलन को शांति से सरेंडर के लिए तैयार किया जाए। उस समय मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह ने फूलन देवी के सरेंडर का जिम्मा भिंड डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड आईपीएस ऑफिसर राजेंद्र चतुर्वेदी को दिया। राजेंद्र चतुर्वेदी ने अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करके सबसे पहले फूलन की मां और उसकी बहन को कांटेक्ट किया। फिर साल 1982 5 दिसंबर की रात को राजेंद्र चतुर्वेदी की मुलाकात एक डाकू से हुई जो कि फूलन देवी की गैंग का ही मेंबर था। वो डाकू राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन देवी से मिलवाने के लिए रेडी हो गया। चंबल नदी के किनारे राजेंद्र चतुर्वेदी की मुलाकात मान सिंह से हुई जो कि फूलन देवी का राइट हैंड था। बहुत समझाने के बाद मान सिंह सरेंडर वाली बात करने के लिए राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन देवी के पास ले गया। कैंप में पहुंचने के बाद फूलन देवी ने राजेंद्र चतुर्वेदी के पैर छुए, उनके पैरों पर 501 रुपए भी रखे, एक तरह से रिस्पेक्ट पे करने के लिए। लेकिन जैसे ही राजेंद्र चतुर्वेदी ने सरेंडर की बात छेड़ी, फूलन गुस्से में आ गई। वो कहती हैं, आपके कहने से मैं सरेंडर कर दूंगी क्या? मैं फूलन देवी हूँ, चाहूँ तो इसी वक्त आपको गोली मार सकती हूँ। मान सिंह बीच बचाव करता है और सिचुएशन को शांत करता है। बाद में फूलन थोड़ा नॉर्मल होती है और खुद राजेंद्र चतुर्वेदी के लिए खाना तक बनाती है। फिर फूलन एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछती है कि क्या गारंटी है कि सरेंडर करते ही पुलिस मुझे गोली नहीं मार देगी। राजेंद्र चतुर्वेदी उसे भरोसा दिलाते हैं कि ये पूरा प्रोसेस मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह के अप्रूवल के साथ हो रहा है, और इस बात को प्रूव करने के लिए वो ये तक कहते हैं कि अगर चाहो तो तुम्हारे किसी गैंग मेंबर को सीएम से मिलवा दिया जाएगा। फाइनली फूलन मान जाती है, लेकिन तभी उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच फूलन की गिरफ्तारी को लेकर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। भैमई हत्याकांड की वजह से फूलन को लग रहा था कि अगर वो उत्तर प्रदेश गई तो उनकी हत्या हो जाएगी, तो इसके लिए फूलन कुछ डिमांड्स रखती है। डिमांड नंबर 1, वो मध्य प्रदेश में सरेंडर करेंगी। डिमांड नंबर 2, उनकी गाय और बकरी को भी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश लाया जाए। डिमांड नंबर 3, उनको एक ग्रेड जेल में रखा जाए। डिमांड नंबर 4, उनके भाई को सरकारी नौकरी दी जाए। डिमांड नंबर 5, परिवार को जमीन दी जाए। डिमांड नंबर 6, उन्हें या उनके गैंग के किसी भी मेंबर को फांसी की सजा ना दी जाए। इन डिमांड्स के चलते दोनों स्टेट्स की पुलिस के बीच टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपस में गोलीबारी तक की नौबत आ गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुस्से में आकर मध्य प्रदेश पुलिस के 6 पुलिस वालों को गिरफ्तार तक कर लिया था, और इस पूरे हंगामे के चलते सरेंडर का प्लान फेल हो गया। एवरीथिंग केम बैक टू जीरो। अब राजेंद्र चतुर्वेदी को फिर से फूलन को सरेंडर के लिए मनाना था। वो फिर से फूलन से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं गए, बल्कि अपनी बीवी और अपने छोटे से बच्चे को लेकर वहां पहुंचे। फूलन की गोद में उन्होंने अपना बच्चा रख दिया। फूलन को यकीन दिलाया कि चाहे मेरा बच्चा गिरवी रख लो, पर मेरी बात पर विश्वास करो। इस बार फूलन का दिल पिघल जाता है। जैसे तैसे करके फूलन ने सरेंडर के लिए एग्री कर लिया। प्लस सरकार ने फूलन की डिमांड्स तो मान ही ली थी, और भैमई हत्याकांड के ऑलमोस्ट 2 साल बाद यानी कि 13 फरवरी 1983 को सरेंडर की डेट फिक्स की गई। जगह थी मध्य प्रदेश का ये भिंड जिला। फूलन तब तक इतनी फेमस हो चुकी थी कि उनके सरेंडर को देखने के लिए ही 8000 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे, वो भी बिना किसी सोशल मीडिया के। सोचने वाली बात है। ये जो स्टेज आपको दिख रहा है, ये ही वो जगह है जहां अभी कुछ ही देर में फूलन देवी सरेंडर करने वाली हैं। स्टेज पर मौजूद हैं ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह। साइड में मां दुर्गा और महात्मा गांधी की फोटोज रखी हुई हैं। सब फूलन के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी एक जोरदार चांटे की आवाज आती है। ये चांटा फूलन देवी ने एक रिपोर्टर को मारा था, जब उसने सरेंडर से पहले ही उनकी फोटो क्लिक कर ली थी। फूलन को पता था कि उनकी एक फोटो लाखों में बिकती
है और फूलन ने अपने हिस्से के पैसे भी उस रिपोर्टर से मांगे। खैर, स्टेज पर पहुंचकर फूलन अपनी कार्ट्रिज बेल्ट उतारती हैं और सीएम अर्जुन सिंह के पैरों में रख देती हैं। एक हार सीएम के गले में डालती हैं और दूसरा माँ दुर्गा की तस्वीर पर चढ़ाती हैं। फूलन पर टोटल 22 हत्या, 23 डकैती और 18 अपहरण के केसेस चले। फूलन को 11 साल की जेल हुई और उन्हें मध्य प्रदेश के ग्वालियर जेल में रखा गया। फिर साल 1994 में अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए मुलायम सिंह यादव की सरकार ने फूलन देवी की रिहाई करवा दी। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये है उम्मेद सिंह। इनसे साल 1995 में फूलन देवी ने शादी कर ली और बुद्धिज्म धर्म भी अपना लिया। फिर साल 1996 में मिर्जापुर सीट से फूलन देवी सांसद बनी और 1999 में एक बार फिर से रीइलेक्ट हुई। फिर आगे की कहानी तो आपको पता ही है। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी का पार्लियामेंट से अपने घर जाना, ग्रीन कलर की मारुति 800 में शूटर्स का फूलन देवी के घर के ही बाहर वेट करना और जैसे ही फूलन देवी अपने घर के गेट पर पहुंची, तीनों ने उन पर गोलियां चला दी। शूटर्स ने तुरंत फायरिंग के बाद अपनी मारुति 800 में बैठकर ये अशोका रोड क्रॉस किया और इस पंडित पंत मार्ग पर आ गए। वहां उन्होंने गाड़ी छोड़ दी। उस गाड़ी में उन्होंने अपनी मंकी कैप्स और 2 बंदूकें भी छोड़ दी। फिर उन्होंने गन पॉइंट पर एक ऑटो रोका, उसमें बैठे और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने कुछ ही देर बाद वो मारुति 800 गाड़ी तो बरामद कर ली। उसमें 2.32 कैलिबर की रिवॉल्वर्स और मंकी कैप्स मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सब किसने किया और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि क्यों किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी ही थी कि 27 जुलाई को एक आदमी पंकज उर्फ शेर सिंह राणा मीडिया के सामने आया और उसने फूलन देवी की हत्या की जिम्मेदारी ली और खुद ही सरेंडर कर दिया। सौ बात की एक बात यह है कि 1981 में फूलन देवी ने भैमई गांव में जो 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मारी थी, उसका बदला लेने के लिए शेर सिंह राणा ने इस फूलन देवी हत्याकांड को अंजाम दिया था। साल 2014 में कोर्ट ने शेर सिंह राणा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी, लेकिन साल 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए। ये बात भी सच है कि फूलन देवी की बहन मुन्नी देवी ने एक वक्त पर राणा के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और बोला कि फूलन देवी के हस्बैंड उमेद सिंह भी फूलन देवी के इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने इन सब बातों को नहीं माना और शेर सिंह राणा को ही फूलन देवी हत्याकांड का जिम्मेदार ठहराया था। अगर आप भी सिस्टम के अंदर जाकर उसको बदलना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक ज्वाइन करो और स्पेशल डिस्काउंट के लिए पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी लिंक्स का यूज करो। खैर, इस वीडियो में मैंने बताया है कि स्ट्रीट फूड्स कैसे यंग इंडियंस की जान ले रहे हैं। क्लिक करो और जरूर देखो।